I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is nutrition in plants, यानी कि plants just like human beings जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है grow करने के लिए, similarly plants को भी ज़रूरत होती है nutrition की in order for them to grow. Tickle your brain to answer. What would happen if there was no photosynthesis on earth? अगर photosynthesis जैसा कोई process होता ही नहीं तो क्या होता? Let's find out in this chapter. Nutrition. All living beings require food to survive and enable them to build their bodies, grow, repair damaged body parts and to obtain the energy to carry out life processes. Food supplies the nutrients required by the body for overall development. You know that carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the nutrients required by humans. The process of taking food and utilizing for various activities by body is called nutrition. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर आप ये कह लीजिए जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं अर्थ पे, उन सभी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? फूड आइटम से. आप फूड कंजम्पशन करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अलग अलग टाइप की आपकी डाइट होती है, उनसे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. आपकी जो बॉडी होती है उसके जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं, आपको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. बिल्कुल उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके और अपना खाना खुद बना सके. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Nutrition is divided into two main types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी पार्ट होता है या जो भी लिविंग क्रीचर होता है वो अपना खाना खुद बनाता है. ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए या फूड के लिए वो क्रीचर दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Autotrophic nutrition is found in green plants. They make their own food and hence green plants are called autotrophs. Auto meaning self and troph meaning food. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में. अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, हेंस वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, जो अपने आप ही चीजें कर सकता है, एंड ट्रॉफ का मतलब होता है फूड. तो पूरे वर्ड का क्या मतलब हो गया? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. They have the unique ability of trapping solar energy and converting it into chemical energy which is stored in the food. अभी कैसे बनाते हैं? इनके पास एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो आपको सन से मिलती है, लाइट आपको जो मिलती है वो आपकी सोलर एनर्जी होती है. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी जो कि वो अपने खाने में स्टोर करते हैं. This process is called photosynthesis. Photo meaning light and synthesis meaning to make. तो photosynthesis में photo का मतलब क्या होता है? लाइट, एंड सिंथेसाइज करने का मतलब होता है बनाना, टू मेक. तो पूरे वर्ड का क्या मतलब हो गया? जो लाइट के प्रोसेस से लाइट को कैप्चर करके अपना खाना खुद बनाते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और इसी पूरे मोड को जहां पर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, फूड में स्टोर करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फोटोसिंथेसिस. The term photosynthesis was coined by Charles Reid Barnes in 1893. It is a process in which carbon dioxide from the atmosphere is taken by the leaves, water absorbed by the roots reacts with carbon dioxide in presence of sunlight to produce starch and oxygen. The photosynthesis का ये जो पूरा word है ये 1893 में चार्ल्स ने कॉइन करा था, यानी कि इस टर्म को इन्वेंट करा था, जिसमें कि एयर से यानी कि सराउंडिंग से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सारा का सारा एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है आपके रूट्स से एंड देन आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपका स्टार्च और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है.
The reaction that takes place can be written as carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out starch plus oxygen. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको एटमॉस्फेयर से मिला है, वाटर आपने अब्सॉर्ब कर लिया है सारे के सारे प्लांट्स ने, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिससे आपकी लीव्स का कलर ग्रीन होता है. तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर इंपॉर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन दोनों के प्रेजेंस में एंड फर्दर आपका केमिकल रिएक्शन में क्या आउटकम निकलता है, स्टार्च और ऑक्सीजन का. The starch is stored in various parts of the plant and oxygen is released into the atmosphere. अब आपका ये जो स्टार्च निकलता है ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है जो बाद में आपका खाना बन जाता है, फूड बन जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है. The process of using the energy in sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrates, starch and oxygen is called photosynthesis. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका किस तरीके से समराइज होगा, आपका ये प्रोसेस होता है in the presence of sunlight, carbon dioxide and water gets reacted further which gives out starch which is carbohydrates and oxygen into the atmosphere is known as photosynthesis. Activity 1. Aim to show that only green plants can photosynthesize. Materials required: a leaf with 2 colors, could be a variety of hibiscus or coleus, beaker stand, Bunsen burner, water test tube, ethanol and iodine solution. Method: number 1, place a beaker about 3/4 full of water on a stand and boil the water. Place the leaf in the water for about 2 minutes. Second, take the leaf out and put it in a test tube with 3/4 alcohol. Place this test tube in a very hot water for about 10 minutes. As alcohol warms up, it will remove chlorophyll from the leaf and make it almost colorless. Number 3, after about 10 minutes, remove the leaf and dip it in warm water and briefly to soften the leaf. Number 4, now place the leaf on a white tile and add 3/4 drops of iodine solution. Observation: only the green position of the leaf turns bluish black while the non-green portion does not. Conclusion: starch is present only in the green area of the leaf, thus only green leaves can photosynthesize and make food. तो इस एक्टिविटी में क्या होगा, आपको इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स ही फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं. आपको बंसेन बीकर चाहिए 2 टाइप की, आपको 2 अलग अलग कलर्स की, इट कुड बी हिबिस्कस और एनी अदर लीफ. आपको 2 लीव्स लेनी है, अल्कोहल लेना है, बंसेन बर्नर लेना है, बीकर लेना है, बीकर स्टैंड लेना है और पानी लेना है. सबसे पहले आपको आधा पूरा का पूरा जो बीकर है उसमें पानी डाल देना है, उसमें आपको लीव डालनी है एंड देन यू हैव टू पुट इन अल्कोहल. 3/4 ऑफ अल्कोहल डालने के बाद आपको उसको वार्म करना है, बॉईल करना है. कुछ देर के बाद आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे अल्कोहल आपका गर्म होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, लीफ का जो कलर है, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल बर्न होगा वो वैसे वैसे आपका जो लीफ का स्टार्च है उसको रिमूव करता रहेगा, तो वो आपका जो लीफ है वो कलरलेस होती जाएगी. अब इसको अगर आप सनलाइट में भी रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा, जो ग्रीन पार्ट होगा लीफ का वो ही फोटोसिंथेसाइज करेगा. हेंस इट इज प्रूवन कि लीफ जो होता है जो ग्रीन कलर की होती है वो ही फोटोसिंथेसाइज कर सकती है, अदरवाइज कोई और लीफ other than green cannot photosynthesize. Conditions necessary for photosynthesis. The general conditions necessary for photosynthesis are the presence of a green pigment called chlorophyll. तो आपकी कुछ 3 से 4 बिल्कुल नेसेसरी कंडीशंस हैं, इसमें से एक भी स्किप हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. पहला क्या है, क्लोरोफिल. जो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है लीव्स में, वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही होता है. अगर आपके लीव्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो आपकी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की नहीं होगी. तो क्लोरोफिल होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी का होना भी जरूरी है. एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लोरोफिल आपको चाहिए यानी कि ग्रीन लीव्स, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपके एटमॉस्फेयर में, एंड थर्ड इज द सनलाइट. ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक भी चीज स्किप होगी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. क्लोरोफिल, it is a green pigment and is usually present in the leaves in structures called chloroplasts. तो आपके ये जो क्लोरोफिल होता है ये किस में होता है, इट इज जनरली इन द ग्रीन लीव्स, जो आपकी हरी पत्तियां होती हैं उसमें होता है. कौन से स्ट्रक्चर में होता है, कौन से पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट्स में. देन कम्स योर सनलाइट.
It is the source of light energy. Chlorophyll traps the light energy to make energy carrying particles. अब सनलाइट आपका सूरज की रोशनी है, सोलर एनर्जी से आपको ये मिलता है. सूरज नहीं निकलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो क्लोरोफिल होता है वो ही ट्रैप करता है लाइट को. तो क्लोरोफिल चाहिए ताकि सनलाइट आपकी ट्रैप हो सके. देन थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. It is obtained from the atmosphere through small openings called stomata, singular stoma, in the underside of the leaves. जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आपकी जो लीव्स होती हैं उसका जो अंडर साइड, नीचे वाला साइड होता है, उसमें आपकी स्टोमाटा होता है, छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, और उसी अंडर साइड ऑफ द लीव्स में जहाँ पे स्टोमाटा होते हैं वहां से एटमॉस्फेयर से वही पार्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है. नो इट टू. On an average, there are about 5 lakh chloroplasts per square millimeter of a leaf. तो per square millimeter बहुत ही छोटा सा साइज होता है, उसमें अराउंड 5 लाख से भी ज्यादा आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं. Water. Water is another important or necessary condition for photosynthesis. This is another important requirement for photosynthesis. The root system of plants enables them to obtain water from the सॉइल. तो वाटर कहाँ से मिलता है? आप जो पानी डालते हैं, बारिश से पानी आता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है ऑलरेडी जो रेन से स्टोर रहता है वो आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो वो अब्जॉर्ब होता है आपकी प्लांट की रूट्स वाले पार्ट में. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन और प्राइमरी रूट, रूटलेस और secondary roots and root hair. Root hair increase the surface area of roots and are found in great numbers near the tips of roots. तो आपके जो रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, और एंड में जहाँ पे आपकी रूट्स की बिगिनिंग होती है वहाँ पे और भी ज्यादा रूट हेयर्स आपके स्प्रेड हो जाते हैं, जो आपको ये साइड में दिखाई दे रहे हैं. ये मेन रूट है आपका, और उसके साइड में अलग अलग रूट के हेयर्स हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, जिससे कि आपका वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं. Water and soluble nutrients enter the root hair, pass through the secondary roots and travels through the main root onto the stem and reaches the leaves through structures called xylem. अब आपका यहाँ से क्या होता है, ये आपकी मेन रूट होती है सेंटर में, साइड में आपकी जो होती है वो रूट हेयर होता है. सेकेंडरी जैसे ही आपके जितने भी वाटर और सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी में और मिट्टी में डिसॉल्व रहते हैं, वो आपके इन्हीं ये जो हेयर है साइड में ये अब्सॉर्ब करते हैं. फिर बीच में आपकी सेकेंडरी रूट से ऊपर की तरफ मेन रूट पे निकलते हैं, और वहां से फिर आपके स्टेम्स, और स्टेम से फिर आपके मेन पार्ट्स में जाते हैं जाइलम के थ्रू. Once photosynthesis taken place, starch is formed. The starch is carried in various parts of the plants through structures called phloem. अब जाइलम से आपका सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैरी हो चुका है. नाउ आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है, जो आपका स्टार्च है वो बन चुका है. यही स्टार्च बाकी सारे पार्ट्स में किस तरीके से जाएगा? फ्लोएम से. तो जाइलम से जाता है आपका वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, और फ्लोएम से जाता है आपका जो स्टार्च होता है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. लीव्स, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. The process photosynthesis takes place mainly in the leaves which possess the following two features. तो photosynthesis mainly कहाँ पर होता है? आपके leaves में, जिसके अपने ही कुछ features हैं. Leaves containing chlorophyll in their cells. जितने भी leaves होते हैं उसमें chlorophyll होता है. ये जो आपका ये leaf का पार्ट है, आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोफिल है. स्टोमाटा प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंदर साइड ऑफ द लीव्स. अब स्टोमाटा क्या होता है? अपर साइड है लीव का, जहां पे आपको ये वेन्स दिखाई दे रही है, इसके नीचे की तरफ यहां पर होता है आपका स्टोमाटा. स्टोमाटा का ही सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा. Some plants may either have no leaves or have different colored leaves. For example, in cactus, leaves are reduced to spines to prevent water loss by transpiration. अब आपके जितने भी leaves आपको usually दिखेंगे वो आपको इस टाइप के दिखेंगे, बट अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं. जैसे कि कैक्टस में भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में रिड्यूस हो चुकी होती हैं. अब स्पाइन्स में क्यों रिड्यूस होती हैं? ये इसलिए होती है क्योंकि डेजर्ट में आपको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. अब ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जहां पे लीव्स अपने अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जो वाटर होता है उसको एटमॉस्फेयर में गिव आउट कर देती है, रिलीज कर देती है. अब डेजर्ट्स में ऑलरेडी पानी की अवेलेबिलिटी कम है, अगर लीव्स ट्रांसपिरेशन में सारा का सारा पानी निकाल देंगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए कैक्टस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका
स्पाइकी सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है उसको ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस में वाटर को गिव अवे करने में. सम लीव्स contain pigments that give them different colors. The amount of red, brown or yellow pigment is much higher compared to the green pigment which makes the green color. Since these leaves have chlorophyll and photosynthesis takes place in them. तो आपका जितनी भी लीव्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग कलर्स की होती हैं, अलग अलग पिगमेंट की वजह से उसमें वो कलर आता है. ग्रीन लीव्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी, उसके बाद आपको रेड कलर की, ब्राउन कलर की, येलो कलर की लीव्स भी दिखाई देंगी. और ये जो क्लोरोफिल होता है जो सिर्फ ग्रीन लीव्स में होता है उसी में आपका फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है. प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, कैक्टस and cotton have leaves with both green and non-green areas on them. Photosynthesis takes place only in the green part and not in the non-green part. अब आप कैक्टस देखेंगे, आपके घर में मनी प्लांट हो सकता है, आप मनी प्लांट को कभी नोटिस करेंगे उसमें आपको ग्रीन पार्ट भी दिखाई देगा और थोड़ा सा येलोइश या ब्राउनिश सा पार्ट भी आपको मनी प्लांट पे दिखाई देगा. आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीन पार्ट होगा आपके मनी प्लांट का, कैक्टस का या किसी भी प्लांट का, उस ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है. जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है चाहे वो येलो हो, ब्राउन हो, रेड हो, उस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. एक्टिविटी 2. Aim to show that leaves produce food starch by photosynthesis in the presence of sunlight. Materials required: a potted plant, black paper, alcohol, a test tube, a beaker, a petri dish, wire mesh, tripod stand and Bunsen burner. Method: number 1, keep the potted plant in a dark room for a few days to de-starch it. Second, now cover a part of any one leaf on both sides with the black paper. Number 3, keep the plant in sunlight for a few hours. Number 4, now plug the covered leaf and remove the black paper. Fifth, put the leaf in a test tube containing alcohol. Number 6, place the test tube in the water bath. Never boil alcohol directly as it may catch fire. Number 7, heat the test tube till all the green color from the leaf comes out into the alcohol. अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि जो लीव्स होती हैं उसमें स्टार्च होता है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है. मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, वायर मैश, ट्राइपॉड स्टैंड एंड बंसेन बर्नर. सबसे पहले तो आप एक पॉटेड प्लांट को बिल्कुल डार्क कमरे में रख देंगे कुछ दिनों के लिए ताकि वो डी स्टार्च हो जाए. उसके बाद आपको एक पार्ट जो लीफ का है उसको कवर कर लेना है ब्लैक पेपर से. आपको वही प्लांट सनलाइट में रखना है कुछ घंटों के लिए. अब आपको लीफ को तोड़ना है और ब्लैक पेपर को रिमूव कर देना है. इसी लीफ को आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें कि आपका अल्कोहल हो. अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में होगा आपके, उसमें आपको इस लीफ को डाल देना है. अब इसी टेस्ट ट्यूब को आपको वाटर में प्लेस करना है और डायरेक्टली आप अल्कोहल जिस भी आपके टेस्ट ट्यूब में होगा डायरेक्टली आप उसको बर्न नहीं करेंगे, नहीं तो आग लगने के चांसेस हैं. अब इसी टेस्ट ट्यूब को आप हीट अप करिए तब तक जब तक कि आपका ग्रीन कलर जो है वो अल्कोहल में नहीं निकल जाता. Number 8, take out the leaf and wash it gently using hot water. Number 9, keep the leaf in the petri dish and put a few drops of iodine solution on it. अब आप gently इसको निकालिए. जैसे ही आपका सारा का सारा ग्रीन कलर अल्कोहल में निकल आता है उसको धीरे धीरे पानी से साफ करिए और उसके बाद आपको एक पेट्री डिश लेनी है. उसमें आपको इस लीफ को रखना है जो डी स्टार्च हो चुकी है या डिसकलर हो चुकी है. इसमें आपको डालना है आयोडीन सोल्यूशन. Observation: the uncovered part of the leaf turns blue black whereas the covered part turns brownish yellow. The uncovered part received sunlight and produced starch by photosynthesis. Starch turns blue black when tested with iodine solution. However, the covered part did not photosynthesize and so did not turn blue black when tested with iodine. This shows that leaves produce food starch by photosynthesis. अब क्या पता चलेगा आपको? जो पार्ट आपका कवर्ड है आपका ब्लैक पेपर से और फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाया है, अब फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाया है तो स्टार्च का भी फॉर्मेशन नहीं होगा. तो उस लीफ में जब आप आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा. बट आपकी जो ग्रीन लीफ है जिसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट है उसमें जब आप आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च है. Synthesis of food other than carbohydrates. We have learned that carbohydrates is synthesized during photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, oxygen and hydrogen which are used to synthesize other essential components like fats and proteins.
However, proteins have nitrogen as well. From where do the plants obtain nitrogen? अब आपको ये पता चल चुका है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही जो आपका स्टार्च होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट्स में आपका कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। बट इन्हीं प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी होता है, और अब तक हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? Nitrogen is present in air in gaseous form, which is converted into usable form by bacteria present in soil. अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सिमिलरली उसी मैनर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब आपके जो सॉइल में छोटे छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, जो कि आपका यूजेबल नाइट्रोजन हो जाता है जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। This form of nitrogen is absorbed by the plants from the soil along with water. This process is called nitrogen fixation. अब ये जो बैक्टीरियाज ने नाइट्रोजन को ले लिया है, अपने में पूरी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब जो रूट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वाटर के साथ इसी नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। Also, farmers add nitrogen-rich fertilizers to the soil through which plants fulfill their nitrogen requirement. They use nitrogen to synthesize proteins and vitamins. Farmers भी nitrogen को use करते हैं ताकि अच्छी तरीके से जो synthesize हो पाए plants और अपने अंदर सारे के सारे nutrients को capture कर पाए। When plants die, the nitrogenous compounds are returned to the soil. These are used by other plants as a source of nitrogen. अब जैसे जैसे plants खत्म होते जाते हैं, die out होते रहते हैं, तो वापस वो नाइट्रोजन जो है सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाता है, और वही नाइट्रोजन फिर बाकी सारे प्लांट्स यूज करते हैं ग्रो करने के लिए। एक्टिविटी 3, aim to show that sunlight is necessary for photosynthesis. Materials required: a potted plant, black paper, paper clip, iodine solution, dropper. Method number 1, take a potted plant and destarch its leaves by keeping it in dark for 2 days. Second, take a black paper and cut a simple L shape in it by using a stencil. Number 3, cover one leaf with this paper. Fourth, leave the setup in sunlight for 4 to 6 hours. 5, test the leaf for formation of starch in both the covered and uncovered portions by using the iodine solution. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे आपको ये पता चलेगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसाइज हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता है। पॉटेड प्लांट आप लेंगे, डिस्टार्च करेंगे आप उसको 2 दिन तक डार्क में रखने के लिए बाद। इसके बाद आप ब्लैक पेपर लेंगे, स्टेंसिल की मदद से एल शेप में उसे कन्वर्ट करेंगे, लीफ का एक पार्ट आप उसको उसी पेपर से कवर कर लेंगे। इसी सेटअप को आप 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपको जैसे जैसे स्टार्च का फॉर्मेशन होता रहेगा, आपको वो वाला लीफ लेना है जिसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों कवर्ड लीफ में भी और अनकवर्ड लीफ में भी, और दोनों में ही आपको आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। ऑब्जर्वेशन: detach the leaf and rest it for the presence of starch. You will observe that only the part of the leaf that could get sunlight through the cut out design as well as the other exposed parts of the leaf turns blue black, showing the presence of starch. अब आप ये नोटिस करेंगे, जो पार्ट लीफ का कवर्ड था ब्लैक पेपर में, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिली है तो उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, आप उसमें आयोडीन डालेंगे वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। बट वो पार्ट जो कि एक्सपोज था सनलाइट में, उसको प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिल रही थी, वो पार्ट में क्योंकि फोटोसिंथेसाइज हुआ है तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए आप उसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस इस एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना भी जरूरी है। एक्टिविटी 4, aim to show that green pigment chlorophyll is necessary for photosynthesis. This activity can be performed using a vegetated leaf of coleus or money plant. Perform step 2 and 3 given in previous activity. Observations: the green portion of the leaf develops blue-black color when tested with iodine for the presence of starch. The non-green portion turns brown in color. Inference: only those portions of the leaf that contain chlorophyll could perform photosynthesis. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. अब इस एक्टिविटी में आपको मनी प्लांट का कोई भी एक लीफ ले लेना है जिसमें ग्रीन कलर भी है और येलोविश या दूसरा कोई कलर भी है। अब इसको जब आप रखेंगे, इसमें आयोडीन का सोल्यूशन कुछ टाइम के बाद डालेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जिस पोर्शन में ग्रीन पार्ट था, ग्रीन कलर था
यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहीं पर फोटोसिंथेसाइज हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जो आपका डिसकलर्ड पोर्शन है वहां पर आप आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो वहां पर वो कलर चेंज नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि आपको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, इक्वली आपको सनलाइट या फिर क्लोरोफिल की भी जरूरत है। एक्टिविटी 5, aim to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Method: take a de-starched potted plant, take a conical flask and put some potassium hydroxide into it. Potassium hydroxide absorbs the carbon dioxide. Insert one leaf into this conical flask through a split cork. Leave the plant in sunlight for few hours. After the few hours, take out the leaf from conical flask and remove it from the plant. Take another leaf from the same plant. Test both these leaves for presence of starch. Observation: you will observe that the leaf from the conical flask does not turn blue-black, while the one that was exposed to atmosphere air turns blue-black. This shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट ले लेना है। डी-स्टार्च कैसे करेंगे आप, 2 दिन के लिए उसको बिल्कुल अंधेरे में रख दीजिए, वो अपने आप डी-स्टार्च हो जाएगा। इसके बाद आपको उसमें डालना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका अब्सॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको एक लीफ इंसर्ट करनी है आपके कोनिकल फ्लास्क में और उसको आपको कैसे डालना है, स्प्लिट कॉर्क की मदद से। उस प्लांट को आपको सनलाइट में छोड़ देना है। अब आप नोटिस करेंगे जो आपका डी स्टार्च वाला प्लांट है जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लिया था, उसमें आपका कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे पता चलता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला लीफ होगा उसमें फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो लीफ आपकी एक्सपोज्ड थी आपके कोनिकल फ्लास्क में सनलाइट की तरफ, उसमें आपका जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो टेक प्लेस करेगा। सेकेंड, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। All non-green plants do not have the green pigment chlorophyll in their leaves. Such plants cannot make their own food as they are not capable of doing photosynthesis. These plants are called heterotrophic plants. तो जितने भी आपके non-green plants होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल वो नहीं होता है। अब ये नहीं होता है तो ये अपना खाना भी खुद नहीं बना पाते, हेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition of these plants is called heterotrophic nutrition. Animals too have heterotrophic mode of nutrition. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनका। क्यों? हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हमें प्लांट्स की जरूरत होती है, या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू अपना फूड का कंजम्पशन करते हैं। Heterotrophic plants can be of various types: parasitic, saprophytic, insectivorous and symbiotic. तो 4 टाइप के आपके heterotrophic plants या फिर heterotrophic plants की वैरायटी होती है। सबसे पहला है आपका parasitic plants. A parasitic plant is one that derives some or all its nutrition from another plant. The plant from which it obtains nutrition is the host. You must have seen yellow thread-like structures winding around the stems and branches of trees. This yellow plant called Cascata, dodder or a marble is a typical example of parasitic plant. Parasitic plants have modified roots and hostoria. These are sucking roots that penetrate the host plant and connect to its phloem tissue and absorb food from it. अब parasitic plants कौन से होते हैं? जस्ट लाइक पैरासाइट्स जो कि किसी होस्ट बॉडी में जाते हैं और उस होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिसमें से एक का एग्जाम्पल है आपका कैस्कटा। ये जो प्लांट होता है आपको कभी कभी ट्रीज में, ट्री की ब्रांचेस में या फिर अलग अलग प्लांट्स में आपको कुछ येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज नथिंग बट द कैस्कटा प्लांट जो कि दूसरे प्लांट यानी कि होस्ट प्लांट पे चिपक कर सक कर लेता है, उनके फ्लोएम से अटैच हो जाता है और उनसे अपना फूड फिर अब्सॉर्ब कर लेता है। Witchweed and bromprape are the names of a few other parasitic plants. Some of the parasitic plants are capable of doing photosynthesis in their green leaves, but they draw water and minerals from the host. अब आपके अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पर आपका witchweed है, bromprape है, ये आपके अलग अलग टाइप के parasitic plants हैं, बट कुछ ऐसे parasitic plants होते हैं जो photosynthesize कर सकते हैं, जो उनका green part होता है, लेकिन पानी
और मिनरल्स के लिए उनको होस्ट की जरूरत होती है, यानी कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसाइज तो वो कर पाते हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, वो उनको होस्ट प्लांट से ही मिलते हैं. दे आर कॉल्ड द पार्शियल पैरासाइट्स. इनको पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं. Mistletoe is a partial parasite. Witchweed, broomstrape and dodder cause huge economic loss to a variety of crops. अब ये जो partial parasites होते हैं, जैसे witchweed हो गया, broomstrape हो गया, ये बहुत ज़्यादा economic loss कर देते हैं अलग अलग crops के, क्योंकि अलग अलग crops पे ये चिपक कर उनका सारा minerals ले लेते हैं. Second type is your saprophytic plants. Some non-green plants live on dead and decaying plants and animals and derive their food from them. Examples are mushrooms and other fungi and bacteria. अब कुछ आपके ऐसे plants होते हैं जो दूसरे plants के dead remains पे रहते हैं, जैसे कि mushrooms, fungi and bacteria. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter. This converts the solid matter into a liquid. They then absorb the nutrients from the liquid. This method of getting nutrients from dead and decaying matter in the form of a liquid is known as saprophytic nutrition. क्या करते हैं ये? जो भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उसमें अलग टाइप का एक डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको सिक्रीट करते हैं. जो सॉलिड पार्ट होता है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं. This mode of nutrition of heterotrophic nutrition is saprophytic nutrition. Fungi and bacteria that use the mode of nutrition are known as saprotrophs or saprophytes. अब जो भी saprophytic टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं उनको आप क्या बोलते हो? saprotrophs या फिर saprophytes. Spores of fungi are always floating around in the air. They start germinating when they land on wet and warm things. Fungi grow on shoes, clothes, pickles and other articles in warm and humid weather. तो ये जो आपके फंगाई होते हैं, फंगाई के जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो हमेशा आपकी हवा में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे लैंड करते हैं? जर्मिनेट तब करते हैं जब भी किसी भी वार्म और वेट, गीली और थोड़ी सी जो वार्म गर्माहट वाली जगह होती है वहां पर ये लैंड करते हैं और वहां पर फिर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं. जैसे आपके जूते हो गए, इसीलिए कहते हैं कि वीकली अपने शूज को आपको धोते रहना चाहिए. वहां पे आपका गीलापन भी होता है स्वेट की वजह से, प्लस थोड़ी गर्माहट भी होती है, वहां पे फंगाई आ सकता है, आपके कपड़े में लग सकता है, अचार में बहुत ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे आपके फंगाई जर्मिनेट करते हैं. Activity 6. Aim to study the growth of fungi. Materials required: a slice of bread, glass plate, petri dish and microscope. Method number 1, take a slice of bread. Second, sprinkle some water on it and leave it in a moist place for 2 to 3 days. Number 3, observe with a microscope. Observation: cotton-like threads called hyphacene, the cottony growth or the hyphacene, the cottony growth or the hyphae are of a fungus called a bread mold. अब आपको क्या करना है? आप देखेंगे कि किसी भी फूड आइटम में किस तरीके से फंगाई ग्रो करता है. आपको एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसको आपको गीला कर देना है और उसको 2 से 3 दिन के लिए आपको छोड़ देना है. 2 से 3 दिन के बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कॉटन लाइक. ये जो आपको हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है ये फंगाई है और ये 2 से 3 दिन के बाद उस पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसको गीला कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे. तो ये आपका क्या है? फंगाई इस तरीके से ग्रो करता है. एयर में हमेशा ही रहता है, बट जैसे ही इसको वार्म और थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन मिल जाती है वहां पर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. नंबर 3, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Insectivorous plants are green plants and autotrophic. Since they do not get nitrogen supply from soil, so they eat insects to meet their protein need. अब ये जो insectivorous plants होते हैं ये होते तो green कलर के हैं and they are also autotrophic, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. लेकिन जो नाइट्रोजन सप्लाई होता है एयर से, जो जरूरी होता है आपके खाना बनाने के लिए, वो सॉइल से इनको नहीं मिल पाता है. इसीलिए ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने इस नीड को कंप्लीट करने के लिए. Insectivorous plants are very colorful to attract unsuspecting insects. Some examples of insectivorous plants are as follows. So before we further go ahead कि कौन से ये plants हैं, ये इतने beautiful होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा होगा. बहुत ही attractive से होते हैं, colorful से होते हैं ताकि insects इनकी तरफ attract हो और ये उन्हें capture करके खा ले. पहला क्या example है आपका? Pitcher plant. In pitcher plant, leaves are shaped like
pitchers. There is a lid-like structure at the top of the pitcher. When an insect enters the pitcher lid, it is closed to trap the insect. Once the insect is inside, body fluid of insect is sucked by the plant. अब pitcher plant क्या है आपका? ये स्टार्टिंग में आपको ये lid जैसे स्ट्रक्चर्स प्लांट के टॉप पे दिखाई देंगे, पहले ओपन होते हैं, इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, लिड बंद हो जाती है, इंसेक्ट प्लांट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर के जितने भी जूसेस होते हैं वो प्लांट सक कर लेता है। Venus flytrap. In Venus flytrap, leaves are arranged like two clasping hands. When an insect sits between these leaves, the flap closes and the body fluid of insects is sucked in. अब Venus flytrap कैसा होता है? इस तरीके का, एक दो हाथ इस तरीके से बांधे हुए हों, बिल्कुल ऐसे लगते हैं। जैसे ही बीच में इंसेक्ट आता है, फ्लैप बंद हो जाता है, जैसे ही इंसेक्ट प्लांट के अंदर, वो सारा का सारा प्लांट जो है इंसेक्ट का जूस सक कर लेता है। तीसरा है ब्लैडर वर्ड्स। The slender leaves of bladderworts bear a large number of very small pear-shaped bladders. This opens a trap door and the prey is sucked in with 1/1000th of a second. अब ये क्या होता है? ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं कि कोई ट्रैप है, बट एक बहुत अलग अलग टाइप के ब्लैडर्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट बैठता है, वो ब्लैडर या डोर उसका क्लोज हो जाता है एंड 1000 सेकेंड, मतलब बिल्कुल आप आंख बंद करके खोल देंगे, उतने में ही ये इंसेक्ट को अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट इज sundew. The leaves of sundew have tentacles with drops of a sticky substance called mucilage at the ends. Insects get stuck in the substance and become entangled. This helps the insect then gets digested. अब sundew का कैसे होता है? अलग बहुत सारी आपको जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ऐसे इसमें टेंटिकल्स होते हैं, इसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है। जैसे ही इंसेक्ट आता है, इसमें एंटैंगल यानी कि उलझ जाता है, और जैसे ही उलझ जाता है उसी टाइम तुरंत ये वाला जो प्लांट होता है, sundew प्लांट, इंसेक्ट के अंदर से सारे जूसेस को सक कर लेता है। नो इट टू। Among the carnivorous plants, the biggest and the most amazing are the vines, known as the tropical pitcher plant. They have been known to capture and eat not only insects but also frogs and rarely even rodents. They are mainly found in Southeast Asia, the majority of them in islands of Borneo. तो आपका ये जो पिचर प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट, इसके सबसे टॉप एग्जाम्पल्स जो हैं वो है आपका वाइन्स। ये ट्रॉपिकल पिचर प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। एंड वॉट इज सो स्पेशल अबाउट देम? ये ना केवल इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, बल्कि जो छोटे छोटे फ्रॉग्स होते हैं, रॉडेंट्स यानी कि छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो गए, रैट्स हो गए, उनको भी कैप्चर करके ये खा लेता है। नंबर 4, symbiotic plants. Certain plants live in close association with other plants for long periods and share food and shelter. Such an association is called symbiosis, living together. These plants are known as symbiotic plants. अब symbiosis का मतलब क्या होता है? Living together. तो नेचुरली ये प्लांट्स जो होते हैं एसोसिएशंस में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के आस पास रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं बट एक साथ रह रहे हैं, तो ये जो एसोसिएशन फॉर्म कर देते हैं, लिविंग टुगेदर, सिम्बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक प्लांट्स। Lichens are composite organisms consisting of a symbiotic association between an algae and a fungus. Algae have chlorophyll while fungi do not. The fungus helps the algae in absorption of water and minerals from the soil, and algae prepares the food which is shared by the fungus. The fungus also protects the algae from drying up. अब एक example क्या है इसका? Lichens. ये composite organisms होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं एल्गे और फंगस के बीच में। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आपका जो एल्गे है उसमें क्लोरोफिल होता है, फंगाई में नहीं होता है। तो एल्गे क्या करता है? क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में फंगस क्या करता है? वाटर और मिनरल्स दे देता है एल्गे को। अब एल्गे के पास क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, फंगस से वो क्या ले लेता है? वाटर ले लेता है, मिनरल्स ले लेता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करके खाना बनाता है। अब एल्गे जो खाना बनाता है वो शेयर कर लेता है फंगस के साथ, और इस तरीके से ये एक फैमिली यानी कि एसोसिएशन की तरह रहते हैं। replenishment of nutrients in the soil. Plants take up minerals like potassium, phosphorus and nitrogen from the soil. Thus, the concentration of these minerals in the soil keeps declining.
These need to be added from time to time to keep the soil fertile. This is why farmers add fertilizers and manure to enrich the soil. तो जैसे आपके घर में खाना बनता है, आप खाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता है, आपको हर महीने उसको फिलअप करते रहना पड़ता है. सिमिलरली ये जो प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स आपके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स लेते हैं. बट क्योंकि अब ये धीरे धीरे कंज्यूम करते रहेंगे तो ये नेचुरल सी बात है कि डिक्लाइन होता रहेगा. इसीलिए आप देखेंगे कि फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज करते हैं ताकि उनकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो पाए. The bacterium called Rhizobium takes up atmospheric nitrogen and converts it into a form usable by plants. It cannot prepare its own food and hence lives on the roots of grams, peas and other legumes and provides them with nitrogen. The plant in return provides it with food and shelter, thus they are in a symbiotic association. Another symbiotic association का example क्या है आपके बैक्टीरियम जिनका नाम है राइजोबियम. ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं. अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल नहीं होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल नाइट्रोजन में, जिसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. तो ये प्लांट्स अपने आप नहीं कर पाते हैं, इसके लिए इनको बैक्टीरियाज की जरूरत होती है. अब राइजोबियम क्या करते हैं, इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. अब बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ना ही उनके पास शेल्टर होता है, बट ये नाइट्रोजन जब ये प्लांट्स को दे देता है, प्लांट्स पूरा फोटोसिंथेसाइज करता है और अपना खाना राइजोबियम यानी कि एक बैक्टीरिया के साथ शेयर करता है. तो ये दोनों किस टाइप के रिलेशनशिप में है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. This association is beneficial for farmers as it reduces the need of fertilizers. अब इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से सारा नाइट्रोजन बैक्टीरिया ले रहे हैं, प्लांट्स को भी दे रहे हैं, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है, तो फार्मर्स की इस तरीके से हेल्प होती है कि उनको फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता. Keep in mind, nutrition. The process of taking food and utilizing it for various activities by body is called nutrition. Autotrophic nutrition, the mode of nutrition whereby a living organism makes its own food, is called autotrophic nutrition. Stomata, tiny pores present mostly on the lower surface of the leaves. Photosynthesis, the process of using the energy in sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrates, starch and oxygen, is called photosynthesis. Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms cannot manufacture food and have to depend on other plants and animals to obtain energy, is called heterotrophic nutrition. Parasitic plants, plants which cannot make their own food and derive food from other plants. Saprotrophs, plants which obtain food from dead and decaying matter. Insectivorous plants, these plants traps insect in their leaves to obtain nutrition. Symbiotic plants, an association of living together of two different organisms which mutually benefit to each other. सो इस चैप्टर में आपने क्या क्या की टर्म्स देखे हैं, न्यूट्रिशन जो कि आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसके लिए उनको क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और सनलाइट की जरूरत होती है अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स. क्या होता है यहाँ पे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट स्टार्च विच इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. उसके बाद आपके पैरासाइटिक प्लांट्स आते हैं जो होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सैप्रोट्रोफ्स आते हैं. देन कम्स योर इंसेक्टिवोरस जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को कैप्चर करके उनसे जूसेस सक कर लेते हैं. एंड देन कम्स योर सिम्बायोटिक प्लांट्स जो कि दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा एल्गे एंड फंगस. लेट्स रैप इट अप. Green plants that prepare food by the process of photosynthesis are autotrophs. Carbon dioxide and water are raw materials of photosynthesis. 4 components are required for photosynthesis: chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Carbohydrate is the main product of photosynthesis and oxygen is a byproduct of photosynthesis. Non-green plants which have no chlorophyll are heterotrophs. Insectivorous plants eat insects to fulfill their protein need. In a symbiotic relationship, both the plants mutually gain from each other. तो जितने भी green plants होते हैं, they perform photosynthesis.
4 मेन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, विच इज क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, अलॉन्ग विद अदर कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जो बैक्टीरिया की मदद से होता है, विच इन टर्न प्लांट्स उनको खाना देते हैं। देन कम्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं नॉन ग्रीन जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। देन कम्स योर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स एक साथ रहते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है।